नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। लास्ट टॉपिक हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे थे, जो है लेक्चर नंबर 11 में मैंने आपको पढ़ाया था कोलराउस का नियम, और आज हम उसके आगे पढ़ेंगे तो व्हाट आर द एप्लीकेशंस पार्ट ऑफ द कोलराउस लॉ, यानी कि कोलराउस के जो नियम हैं उसके उपयोग क्या हैं, वो नियम कहाँ कहाँ पर काम में आते हैं, उससे हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को पढ़ने के लिए आप आई बटन को क्लिक करके पहले मेरा लेक्चर 11 देखिएगा, जिसमें मैंने कोलराउस के नियम को समझाया है, तो आपको ये लेक्चर और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखते हैं कोलराउस के नियम का एप्लीकेशन पार्ट क्या है। तो कोलराउस के नियम का सबसे पहला एप्लीकेशन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर इसमें से सवाल पूछा जाता है, और वो क्या है, किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करना। दुर्बल विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करना, यानी कि जो है कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। आपको याद होगा दुर्बल विद्युत अपघट्य यानी वीक जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके लिए हम डिबाई-हक्कल इक्वेशन काम में नहीं ले सकते हैं। किसके लिए? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ज्ञात करने के लिए। इसे हम कोलराउस के आयन स्वतंत्र अभिगमन का नियम, यानी कि कोलराउस लॉ ऑफ फ्री माइग्रेशन ऑफ आयन या इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको एसिटिक अम्ल जो है, जो एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है CH3COOH, इसकी आपको सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करनी है, मान लीजिए। ठीक है, तो इसके लिए कोलराउस का नियम क्या हुआ? कोलराउस का नियम हुआ लैम्ब्डा m0 फॉर द एसिटिक एसिड CH3COOH इज इक्वल टू लैम्ब्डा 0 एसिटेट आयन प्लस लैम्ब्डा 0 H प्लस आयन, है ना। ये इसका कोलराउस का लॉ हो गया, कोलराउस नियम। मतलब आपको अगर एसिटिक अम्ल की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करनी है तो आपको दो चीजों की चालकताएं पता होनी चाहिए। एक तो एसिटेट आयन की चालकता क्या है और एक H प्लस की चालकता क्या है। अगर ये दो चालकताएं अपने पास हैं तो उन्हें हम ऐड करके जोड़ के हम क्या निकाल सकते हैं, एसिटिक एसिड की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। अब आ जाइए कोलराउस के नियम पर। तो कोलराउस कहता है कि इस एसिटेट आयन की जो मोलर चालकता होगी, सीमांत मोलर चालकता होगी, वो प्रबल विद्युत अपघट्य में भी उतनी होगी जितनी कि दुर्बल विद्युत अपघट्य में है। मतलब कि इस एसिटेट आयन की चालकता कंडक्टेंस फिक्स्ड होती है। ठीक है, तो हम इसको किसी प्रबल विद्युत अपघट्य से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसके लिए मैंने ले लिया लैम्ब्डा m0 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एसिटेट के लिए मैंने ले लिया CH3COONA, है ना। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और इसको हम ज्ञात कर सकते हैं किससे? डिबाई-हक्कल इक्वेशन से, ग्राफ से। ठीक है, इसके लिए कोलराउस का नियम क्या हुआ? इसके लिए हुआ लैम्ब्डा 0 CH3COO माइनस प्लस लैम्ब्डा 0 Na प्लस। इसी तरह से दूसरी चीज चाहिए मुझे H प्लस। तो H प्लस को मैंने किसी प्रबल विद्युत अपघट्य में से निकाल लिया, प्रबल विद्युत अपघट्य ले लिया। H प्लस के लिए मैंने मान लीजिए HCl, और HCl के लिए सीमांत मोलर चालकता हमने ज्ञात कर ली लैम्ब्डा 0 H प्लस प्लस लैम्ब्डा 0 Cl माइनस। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, मींस दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूं तो मुझे मेरा एसिटिक एसिड मिल जाएगा, है ना। CH3CO माइनस यहां से आ जाएगा, H प्लस यहां से आ जाएगा। अगर दोनों को जोड़ लें तो मेरे को मिल जाएगा लैम्ब्डा 0 CH3COOH, लेकिन साथ में दो एक्स्ट्रा आयन आ जाएंगे, एक आ जाएगा Na प्लस और एक आ जाएगा Cl माइनस। तो ये भी उसके साथ में चालकताएं ऐड हो गई। तो कहने का मतलब है मुझे इन दोनों को रिमूव करना पड़ेगा, Na प्लस और H प्लस को। इसके लिए मैंने एक और विद्युत अपघट्य ले लिया NaCl, ये ले लिया मैंने NaCl। NaCl भी स्ट्रॉन्ग है, इसके लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस हो जाएगी लैम्ब्डा 0 Na प्लस, ठीक है, लैम्ब्डा 0 Na प्लस प्लस लैम्ब्डा 0 Cl माइनस। दैट इज माय थर्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये मैंने 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लिए। अब मैं इन 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है
प्रबल विद्युत अपघट्य जो लिए हैं इनको मैं ऐड करूंगा या माइनस करूंगा, है ना, या डिवाइड करूंगा किसी नंबर से, और मुझे इन तीनों से ये ऊपर वाली इक्वेशन लेके आनी है। तो मैं कैसे लेके आऊंगा? अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लूं तो मुझे CH3CO माइनस और H प्लस मिल जाएगा, लेकिन साथ में NaCl भी आ जाएगा। तो मैं इक्वेशन 3 को माइनस कर सकता हूं उसमें से, यानी अगर मैं ये करता हूं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, तो मुझे लैम्बडा m CH3COOH मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? देखो, लैम्बडा m 0 CH3COOH is equal to, now equation 1 is lambda 0 CH3COO minus plus lambda 0 Na plus lambda 0 H plus lambda 0 Cl minus and minus lambda 0 Na plus and plus minus lambda 0 Cl minus। करेक्ट? इक्वेशन 1 प्लस 2 माइनस 3। तो देखो Na प्लस और Na प्लस की कंडक्टेंस कट जाएगी, Cl माइनस की कंडक्टेंस कट जाएगी, तो मुझे मेरे वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता, सीमांत मोलर चालकता, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस मुझे मिल जाएगी लैम्बडा 0 CH3COO Na प्लस लैम्बडा 0 HCl माइनस लैम्बडा 0 ऑफ NaCl। अगर मैं ये करता हूं तो मुझे CH3COOH की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात हो जाएगी। और ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में इस बार ही पूछा था ये सवाल, है ना। तो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि CH3COOH की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट कीजिए। इसके लिए आपको इन तीनों की कंडक्टेंस दे रखी होगी वहां पर, है ना। क्वेश्चन में आपको जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी कंडक्टेंस आपको ऑलरेडी दे रखी होगी। मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, एक सवाल बताता हूं, उस क्वेश्चन को देख के फिर आप इसको जो है सॉल्व करना, और मैं आपको तरीका सिखाता हूं कैसे करना है। देखिए, मान लीजिए आपको एक सवाल दे दिया, आपको दे दिया Al2SO4 होल थ्राइस की मान लीजिए कंडक्टेंस है X, ठीक है। आपको दे दिया मान लीजिए उसके अलावा दूसरा NH4OH की मोलर कंडक्टेंस यानी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आपको दे दिया। और आपको NH4OH की भी मान लीजिए मोलर कंडक्टेंस दे दी, सपोज दैट इट इज 2x साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और आपको एक और विद्युत अपघट्य दे दिया अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4, और मान लीजिए इसकी जो कंडक्टेंस है वो है सपोज दैट x/2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे दिया। और अब आपको एक वीक इलेक्ट्रोलाइट आपको बोल दिया कि आपको बोल दिया AlOH होल थ्राइस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट कीजिए, है ना। इस टाइप से आपको कोई एग्जाम में सवाल बना के दिया जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे, आप देखिए ध्यान से, आपको 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे रखे हैं और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट AlOH होल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है, और ये नीट के एग्जाम में भी पूछा हुआ सवाल है। तो देखो हम कैसे करेंगे, आपको एकदम सिंपल तरीका बताता हूं। जिसकी आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है उसमें जो आयंस है वो आप स्ट्रॉन्ग वाले को लेकर ऐड कर लीजिए। जैसे आपको चाहिए एल्यूमिनियम, है ना, आपको एल्यूमिनियम चाहिए, एल्यूमिनियम इसमें है, दैट मींस इक्वेशन 1, तो आपने ले लिया इक्वेशन 1 को, ठीक है। आपको चाहिए OH इक्वेशन सेकंड में है, तो आपने ले लिया प्लस इक्वेशन 2, है ना, इक्वेशन 2। लेकिन आपको इक्वेशन 2 में जो AlOH है वो OH आपको कितने चाहिए, आपको OH चाहिए 3, है ना। लेकिन अभी अपन इसको आगे बाद में सॉल्व करेंगे। और आगे देखो, और आपको अब जब ये दोनों आप ऐड करोगे तो आपका काम हो जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, लेकिन उसमें अमोनियम और सल्फेट एक्स्ट्रा आ गया। इसका मतलब आपको करना है माइनस इक्वेशन 3। अगर मैं ये करूंगा तो इक्वेशन 1 में 2 एल्यूमिनियम है, मतलब मुझे 2 AlOH होल थ्राइस मिलेंगे, है ना, 2 मोल मिलेंगे, बिकॉज यहाँ 2 Al है तो ये 2 Al की कंडक्टेंस आएगी। तो मैं क्या करता हूं, इस होल इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। तो अब एल्यूमिनियम मेरे पास आधा हो गया, फिर मैंने AlOH होल थ्राइस, मुझे OH 3 चाहिए, है ना। तो मैं यहां पर कितने लूंगा, 6 ले लूंगा इंटू 6,
ताकि जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये 3 हो जाएंगे, है ना, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 3 हो जाएंगे ये, तो इंटू 6 कर दिया। और सल्फेट देखो यहां 3 है, यानी कि यहां पे आपको 3 सल्फेट लेने होंगे उसको माइनस करने के लिए, तो इक्वेशन 3 इंटू 3, करेक्ट। वापस समझ लीजिए, इजी, बहुत इजी मेथड है। आपको चाहिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस में आपको 2 चीजें चाहिए, एक तो आपको चाहिए एल्यूमिनियम, एक चाहिए आपको OH, और OH कितने मोल चाहिए? 3 मोल। एल्यूमिनियम कितना चाहिए? 1। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन 1 ली तो 2 एल्यूमिनियम आ गए ना, हमें तो 1 ही चाहिए था, तो डिवाइड बाय 2, ठीक है। इसी तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड OH आपको 3 चाहिए, है ना, तो 3 चाहिए, तो मैं इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ताकि ये 6 से जब मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड बाय 2 करूंगा तो वापस 3 हो जाएगा। इसी तरह से सल्फेट देखिए आप, सल्फेट अगर मैं इस इक्वेशन 3 को माइनस करता हूं, 1 सल्फेट माइनस होगा, जबकि मुझे 3 सल्फेट माइनस करने, तो मैंने मल्टीप्लाई विद 3 कर दिया, डिवाइड बाय 2। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 इंटू 3 करेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। सॉरी 3 हो गया ना, ये इक्वेशन 3 इंटू 3 करेक्ट है। इक्वेशन 2 इंटू 6 माइनस 3 करेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लीजिए, वैल्यू इज x प्लस इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 है, वो बाद में कर लेंगे, इक्वेशन 2 इट इज 2x इंटू 6 माइनस x बाई 2 माइनस x बाई 2 इंटू 3 बाय, है ना। इस इक्वेशन को जब अपन सॉल्व करेंगे तो हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात हो जाएगी। क्वेश्चन समझ में आया? तो इस तरह से आपको एग्जाम में कोई सवाल देंगे जिसमें एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है, उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स दे रखे होंगे पहले से, क्लियर। उनको आपको अरेंज अपने हिसाब से करना, और अरेंज करने का बेस्ट तरीका मैंने बता दिया। जो आपको इसमें चाहिए आप उनको उठा लीजिए। एल्यूमिनियम चाहिए 1 मोल, यहां है 2 मोल, तो x बाई 2 लेना पड़ेगा। इसी तरह से आपको OH चाहिए 3, तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो NH4 होल ट्वाइस ही हो रहा है ना, इसलिए मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2 कर दिया, और इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2 कर दिया, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 इंटू 2 6 NH4, और यहां पर भी 6 NH4 हुआ था तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर। तो ये था आपका पहला एप्लीकेशन कि कोलराउस के लॉ से हम किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं, कोलराउस नियम का दूसरा अनुप्रयोग क्या है। तो देखो इसका सेकंड एप्लीकेशन क्या है, इससे हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट, दुर्बल विद्युत अपघट्य जो है, दुर्बल विद्युत अपघट्य वीक इलेक्ट्रोलाइट के वियोजन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा तथा वियोजन स्थिरांक, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, वियोजन स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, वियोजन स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं। तो कोलराउस लॉ का एक और एप्लीकेशन है, इससे हम क्या कर सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्ञात कर सकते हैं। तो देखें वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन जो है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब के हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो ध्यान से, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है अल्फा, है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है 1 मोल में से डिसोशिएट होने वाला अमाउंट, द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिसोशिएट फ्रॉम द 1 मोल। तो 1 मोल में से जितना मोल डिसोशिएट होता है वो होता है अल्फा, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा। और कोलराउस ने बताया कि ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा एम एट सी कंसंट्रेशन अपॉन लैम्डा एम एट 0 कंसंट्रेशन, ठीक है। इसे हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, लैम्डा एम एट सी कंसंट्रेशन अपॉन लैम्डा एम एट 0 कंसंट्रेशन। इसका मतलब है लैम्डा एम एट सी का मतलब है सी सांद्रता पर सीमांत सी सांद्रता पर मोलर चालकता, सी सांद्रता पर मोलर चालकता। और लैम्डा एम 0 का मतलब हम जानते हैं, लैम्डा एम 0 का मतलब है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, सीमांत मोलर चालकता। तो यह है सीमांत मोलर चालकता। तो कोलराउस के अकॉर्डिंग अगर इन दोनों को डिवाइड कर दे हम कि सी कंसंट्रेशन पे किसी विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट की
मोलर चालकता इतनी है और लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस इतनी है, तो डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा, अल्फा। अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर आपको ये अल्फा कैलकुलेट हो गया तो यू ऑल नो दैट 11th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा कि किसी भी एसिड का या किसी भी बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, अल्फा स्क्वायर इंटू सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये फिक्स्ड फॉर्मूला है एक। किसी वीक एसिड या वीक बेस का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है अल्फा और डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है के, वियोजन स्थिरांक। तो के इक्वल टू होता है अल्फा स्क्वायर इंटू सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगर मैं ये अल्फा यहां पुट कर दूं तो मैं किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकता हूं। अल्फा स्क्वायर मींस लैम्डा एम एट सी कंसंट्रेशन का स्क्वायर इंटू सी अपॉन लैम्डा एम जीरो कंसंट्रेशन का स्क्वायर इंटू 1 माइनस लैम्डा एम एट सी कंसंट्रेशन, लैम्डा एम एट सी कंसंट्रेशन अपॉन लैम्डा एम एट जीरो कंसंट्रेशन। ठीक है, यहां से हम डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, वियोजन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए और डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पलीफाई करके बताता हूं कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन बन जाए तो आपको ये सवाल जो है किस तरीके से पूछा जाएगा। सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि एक कोई इलेक्ट्रोलाइट है, सपोज दैट ए बी कोई क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ए बी मान लीजिए एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इसकी m/100 जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता जो है, उस m/100 कंसंट्रेशन पे मान लीजिए इसका लैम्डा m आपको दे रखा है, सपोज दैट इट इज 50। इट इज 50 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आपको गिवन है। ठीक है, m/100 कंसंट्रेशन पे लैम्डा m जीरो इतना है एंड इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस भी आपको दे रखी है, लैम्डा m जीरो फॉर द सॉल्ट AB सॉल्ट का लैम्डा m जीरो है मान लीजिए 100 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये आपको दोनों वैल्यूज दे रखी है। देन फाइंड द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ AB। फाइंड द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ AB का डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना होगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट मींस वियोजन स्थिरांक जो है वो आपको फाइंड करना है, वो कितना होगा। करेक्ट, तो आपको के कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा कैलकुलेट करेंगे और अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा इक्वल टू लैम्डा एम एट सी कंसंट्रेशन विच इज 50 एंड लैम्डा एम एट जीरो कंसंट्रेशन विच इज 100, सो इट इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, 1/2 0.5। ये आ गया आपके पास डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से आप इसका के कैलकुलेट कर सकते हो। सॉल्ट AB का के क्या होगा, अल्फा स्क्वायर दैट मींस 0.5 स्क्वायर इनटू सी आपको दे रखा है 10⁻⁻² कंसंट्रेशन है ना, सांद्रता दे रखी है m/100 10⁻⁻² डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा दैट मींस 1 माइनस 0.5। करेक्ट, इसको सॉल्व कर लिया तो k इक्वल टू कितना आएगा, 0.5 से 0.5 कैंसिल आउट हो जाएगा ये। ठीक है, 0.5 से 0.5 तो 0.5 इंटू 10⁻⁻² और वी कैन राइट 5 इंटू 10⁻⁻3। दैट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर दिस वीक इलेक्ट्रोलाइट AB। आगे बात समझ में। तो ऐसे आपको एग्जाम में सवाल बना के दिया जाएगा जिसको आपको कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है। लैम्डा m सी कंसंट्रेशन पे आपको दिया हुआ होगा और जरूरी नहीं है पूरा लैम्डा m जीरो दे, आपको A प्लस और B माइनस की अलग अलग जो है आयोनिक कंडक्टेंस भी दे सकते हैं, आयनिक चालकता। तो वो आयनिक चालकताओं से हम उसका लैम्डा m जीरो पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर लैम्डा m जीरो कैलकुलेट करके यहां रख के फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। Is that clear? So it is the second application of Kohlrausch law. Now the third application, Kohlrausch law का तीसरा एप्लीकेशन क्या है, इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, विलेयता, solubility, विलेयता और विलेयता गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। विलेयता और विलेयता गुणनफल, solubility and solubility product, गुणनफल ज्ञात किया जाता है। ठीक है, क्या होता है solubility और solubility product। विलेयता बोलते हैं solubility जिसे हम कहते हैं S और solubility product होता है KSP।
11th क्लास के अंदर इक्विलिब्रियम के अंदर कहीं आपने पढ़ा होगा सॉल्युबिलिटी विलेयता क्या होती है और सॉल्युबिलिटी जो है कांस्टेंट या हम कहते हैं केएसपी विलेयता गुणनफल क्या होता है, ठीक है ना, जिसे हम केएसपी कहते हैं। तो ये दोनों भी हम कोलराउस के नियम से विद द हेल्प ऑफ कोलराउस लॉ हम ये दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एज वेल एज सॉल्युबिलिटी। कैसे कैलकुलेट करते हैं तो ध्यान से देखना, कोलराउस के अकॉर्डिंग जो सॉल्युबिलिटी होती है एस है ना, सॉल्युबिलिटी मींस जो है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुई सॉल्यूट की फिक्स्ड अमाउंट। कहने का मतलब है विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की निश्चित मात्रा, वो कहलाती है सॉल्युबिलिटी। और ये सॉल्युबिलिटी कोलराउस के अकॉर्डिंग किसके इक्वल होती है, तो कोलराउस ने बोला कि सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन लैम्डा m0। दैट इज द सिंपल फॉर्मूला ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी सॉल्ट। और सॉल्युबिलिटी हमेशा किसमें होगी, मोल पर लीटर में, ठीक है, मोल प्रति लीटर में। तो यहां से आप उस जो है सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये है विलेयता, इसे कहते हैं हम सॉल्युबिलिटी विलेयता। तो सॉल्युबिलिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कापा इंटू है ना, कापा इंटू 1000 अपॉन लैम्डा m0, ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें सॉल्युबिलिटी मिल जाएगी। और अगर एक बार हमने सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर ली तो ये फॉर्मूले आपको ऑलरेडी याद होने चाहिए पहले से कि अगर आपका सॉल्ट एक संयोजी है तो उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी होता है एस स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। ये पहले से आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका सॉल्ट यूनिवेलेंट है तो उसका केएसपी होता है एस स्क्वायर। अगर आपका सॉल्ट यूनिवेलेंट बाइवेलेंट है या बाइवेलेंट यूनिवेलेंट है, एक संयोजी द्विसंयोजी या द्विसंयोजी एक संयोजी है, तो उसका सॉल्युबिलिटी होता है, प्रोडक्ट होता है 4s³। अगर आपका सॉल्ट जो है वो एक संयोजी त्रिसंयोजी यानी यूनिवेलेंट ट्राइवेलेंट या ट्राइवेलेंट यूनिवेलेंट है तो उसका केएसपी होता है 27s⁴। और अगर आपका सॉल्ट बाइवेलेंट ट्राइवेलेंट है या ट्राइवेलेंट बाइवेलेंट है यानी कि द्विसंयोजी त्रिसंयोजी है या त्रिसंयोजी द्विसंयोजी है तो उसका केएसपी होता है 108s⁵, 108s⁵। यहां पे आपको बस s कैलकुलेट करना है, वो यहां से कैलकुलेट होगा। s की वैल्यू यहां पुट करेंगे अपना सॉल्ट पहचान कर कि कौन सा सॉल्ट है। मोनोवेलेंट है लाइक AgCl, एक संयोजी या एक संयोजी द्विसंयोजी है। मोनोवेलेंट बाइवेलेंट जैसे लेड क्लोराइड PbCl2 बाइवेलेंट मोनोवेलेंट हो गया। एक संयोजी त्रिसंयोजी जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 है। या आपका सॉल्ट बाइवेलेंट ट्राइवेलेंट या ट्राइवेलेंट बाइवेलेंट है जैसे Sb2s3, ये बाइवेलेंट ट्राइवेलेंट सॉल्ट हो गया Sb2s3। तो हम उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, यहां पे आपको न्यूमेरिकल बना के दे देंगे, लैम्डा m0 आपको दिया हुआ होगा, कापा आप कैलकुलेट करके पहले उसका s कैलकुलेट करेंगे और यहां पुट करेंगे तो हमें उसका सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्ञात हो सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कोलराउस का जो नियम है उसके 3 मेन एप्लीकेशंस हैं। पहला एप्लीकेशन किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं, दैट मीन्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी कैलकुलेट बाय द कोलराउस लॉ। सेकेंड एप्लीकेशन, इसकी हेल्प से हम डिसोसिएशन कांस्टेंट, वियोजन स्थिरांक और वियोजन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा एप्लीकेशन पार्ट क्या है कि कोलराउस के नियम से हम किसी भी जो है विद्युत अपघट्य की सॉल्युबिलिटी विलेयता और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी कि विलेयता गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था कोलराउस लॉ क्या होता है और कोलराउस लॉ के एप्लीकेशन पार्ट्स क्या है। ठीक है, इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।